अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, आखिरी दिनों में हुकूमत में तो जैसे चीते की जैसी फुर्ती आ गई है। हर रोज वजीर आजम साहब मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रहे हैं और लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। तरक्याती बजट भी दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कानून साजी को भी पर लग गए हैं। तरमीमी बिल में भी एक के बाद एक तब्दीली की जा रही है, पास किए जा रहे हैं। हर रोज काबीना की मीटिंग्स में अहम फैसले हो रहे हैं। निगरान हुकूमत के हवाले से इत्तेहादियों के दरमियान तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद सेटअप को मैनेज किए जाने की मुशावरत हो रही है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि 16 माह के कलील अरसे में उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से भी बचाया और मुल्क की मईशत भी बचाई। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट देखा जाए तो 16 महीनों में पीडीएम जमातों ने तरमीमी बिल्स और मुख्तलिफ एक्ट्स पास करके अपने केसेस खत्म कराने और नाअहली की सजा मुआफ कराने से लेकर कोई ऐसी आईनी और कानूनी तरमीम नहीं छोड़ी कि जिससे इत्तेहादियों को फायदा पहुंचता हो। पीडीएम हुकूमत ने कितने बिल और कितने एक्ट्स पास किए, इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट है, जरा ये पहले देख लें। इलेक्शन कमीशन एक्ट में पहली बार तरमीम नहीं की जा रही, बल्कि पीडीएम हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही सबसे पहले इलेक्शन कमीशन तरमीमी बिल में इस्लाहात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म किया और आज एक मरतबा फिर तरमीम करके निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने की राह हमवार की जा रही है। पीडीएम हुकूमत के 16 माह पर नजर डालें तो महसूस होता है कि 13 सियासी जमातों का हुकूमत के दौरान एजेंडा ही मुख्तलिफ तरमीमी बिल पास करने और एक्ट नाफिज करना था, क्योंकि इक़्तिदार में आने के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2022 से शुरू होने वाला अमल नैब ऑर्डिनेंस 1999 तरमीमी बिल तक गया और तमाम इत्तेहादी जमातों ने अपने नैब केसेस में छुटकारा हासिल कर लिया। पीडीएम हुकूमत ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल 2023 पास किया और इसके बाद नाअहली से मुतालिक बिल पास करते हुए नाअहली की सजा की हद 5 साल तक महदूद कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने कौमी असम्बली के 2 से ज्यादा हलकों में एक उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी का बिल मंजूर किया, जबकि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर किया। कुल मिलाकर पीडीएम हुकूमत ने 16 माह में 80 के आसपास बिल मंजूर किए, जबकि 55 एक्ट भी कौमी असम्बली से मंजूर हुए। मौजूदा हुकूमत ने हर उस काम में फुर्ती दिखाई कि जिससे उनकी करप्शन पर पर्दा डाला जा सकता था, नाअहली होने के चांसेस कम हो सकते थे और कानूनी गिरफ्त से भी बचा जा सकता था। मगर दूसरी जानिब अवाम को देखा जाए तो 16 महीनों में उन पर टैक्सेस की भरमार की गई। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। आटा, चीनी, घी और दाल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, जबकि IMF से कर्ज के हुसूल के लिए जो शरायत हुकूमत ने मान ली है, उनकी मुश्किलात आने वाले दिनों में पहाड़ बनकर अवाम पर टूटेंगी। ताहम सवाल यह है कि इस वक्त हुकूमत के जाने से महज चंद हफ्ते पहले निगरान हुकूमत के इख्तियारात को लेकर हुकूमत उजरत में क्यों है और इसके पीछे हुकूमत की हिकमत अमली या मकासद क्या है। आज का मैं पैनल अपना इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। इनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन आदिल शाहजेब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का बड़ा शुक्रिया। मैं पराचा साहब, आप सीनियर आदमी हैं, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी और आप अक्सर खबरें जो हैं वो भी बता देते हैं। मुझे बताइए, 54 तरमीम कर डाली हुकूमत ने आज, और इससे पहले भी हमने देखा कि इलेक्शन एक्ट में जो है वो तरमीम की गई थी, चाहे वो EVM हो या फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का मामला हो। ये तरमीम जो की जा रही है, कर दी गई है, इससे हुकूमत को कितना और क्या फायदा होने वाला है जाते हुए? बहुत शुक्रिया और दीगर दोस्तों का भी शुक्रिया। चलें हम किसी बहाने इकट्ठे तो हुए आपकी कर्टसी। हुकूमत को फ़ायदा है तो तरमीम की गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक कंटिन्यूटी के हवाले से 230(2)A वाली जो चीज़ें हैं, मैं तो उनको वेलकम करता हूँ, इसलिए कि कंटिन्यूटी ही प्रॉब्लम है और इस वक्त मुल्क की इकानमी ही प्रॉब्लम है। गुज़श्ता 16 महीने से हट के गुज़श्ता 5 साल, क्योंकि अभी 25 जुलाई गुजरी थी, 25 जुलाई 2018 से लेकर अब तक सवाए चोर डाकू, मार कुटाई, लड़ाई, चलो उठो पाकिस्तानियों, इधर से उधर, चाहे आप हुकूमत में हैं चाहे आप अपोजिशन में हैं, तो वो इकानमी को हमने भूल कर एक ऐसे दौर में दाखिल हुए, एक ऐसे 5 साल में दाखिल हुए जिसमें
पूरी तारीख का जो कर्जा था उसका 76%, चलें 80 ना सही 76% तो खुद माना गया था ना, 76% ऑफ दी लोन वो इन 4-5 सालों में लिया गया। तो अब जाकर अगर IMF $1 अरब की बजाय $3 अरब पे एग्री हुआ, जिसका $1.2 बिलियन रिलीज भी हो गया, तो कंटिन्यूटी के लिए और प्रोटेक्शन उन तीन, खास तौर पर 3 कवानीन की, मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ, हुकूमत को क्या नुकसान हुआ, वो तो उनकी अपनी कैलकुलेशन है। लेकिन आपने शुरू किया कि हुकूमत में चीते जैसी फुर्ती आ गई है। आप खुद प्राइम मिनिस्टर का इश्तिहार देखें, आपके प्रोग्राम से पहले चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर कैसे फुर्तीले प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। और फिर एक और बात भी, कवानीन इनके साथ आपने लिंक किया बहुत सारे कवानीन के साथ, यानी जब मियाँ नवाज शरीफ नाअहल किए जा रहे थे तो वो प्रोसेस मेरे ज़हन में बड़ा ताज़ा है। वी मे डिफ़र, एनी ऑफ अस वे मे डिफ़र, लेकिन जिस प्रोसेस के ज़रिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया वो जायज़ था। ताहयात नाअहली की आपने बात की, जिस तरीके से जहांगीर खान तरीन को नाअहल किया गया वो जायज़ थी। वो जहांगीर खान तरीन जिन्होंने हर डॉक्यूमेंट पेश किया, और शायद इसी वजह से फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि चूंकि मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है तो इसीलिए बैलेंसिंग फैक्टर का उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था कि जहांगीर खान तरीन को इस वजह से नाअहल किया गया है, बैलेंस आउट करने के लिए। नैब हो या कोई और हो, मेरा शुरू से एक, जब नैब बना था, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी मरहूम की, तो मैं उस वक्त भी कहता था कि नैब ये एहतसाब नहीं है, ये आर्म ट्विस्टिंग है जो एहतसाबुर रहमान के दौर से चल रहा था, आई मीन सेनेटर सैफुर रहमान, उसी को कंटिन्यू किया गया। और फिर ऐसी ब्लंडर और गलतियां की गई कि ब्रॉडशीट को आज तक हम जुर्माने भर रहे हैं। तो माजी में कोई इस एहतसाब के नाम पर या एहतसाब के अमल के हवाले से, बेशक जब जस्टिस अब्दुल क़य्यूम को फ़ोन किए जा रहे थे, मैं उस वक्त भी हामी नहीं था आर्म ट्विस्टिंग का, और मैं आज भी हामी नहीं हूँ आर्म ट्विस्टिंग का। लेकिन अब बहरहाल आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, निगरान आने हैं, कब इलेक्शन होंगे ये अलहदा बातें हैं, लेकिन कम अज़ कम जो रिफॉर्म का प्रोसेस है, आपको मालूम है इसी रिफॉर्म प्रोसेस के लिए कमेटी में सीनियर पॉलिटिशियन फ्रॉम PTI बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब भी इसमें शामिल रहे हैं, और वो कहते भी रहे हैं कुछ 1-2 शिकों पे उनका इख्तलाफ है, आई वेलकम, वो बिल्कुल उनको करना चाहिए। लेकिन मीन्स जब वो कमेटी में शामिल थे, इट मीन्स के रिफॉर्म की जरूरत है, और बार बार कहा जाता रहा कि हमें रिफॉर्म करना चाहिए। लेकिन रिफॉर्म इनफैक्ट ट्रांसलेट हो ना ट्रांसपेरेंसी में, वहां मार खा जाते हैं। 2017 में भी हमने इलेक्शन एक्ट तो है तो 2017 का जिसमें तरमीम की गई, लेकिन आपने देखा कि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में कैसे RTS फेल हुआ, कैसे रात को आने वाले रिजल्ट रोके गए, कैसे सुबह तब्दील किए गए, हार कर सोने वाले सुबह उठी तो उनको जगाया गया कि आप जीत गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ये एक्ट रिफॉर्म 50-54 की बजाय आप 154 कर दें। जब तक हम इधर से क्लियर नहीं होंगे ना कि वी हैव टू बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन, उस वक्त तक इनसे फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल एक एफर्ट है, उस एफर्ट को वेलकम करना चाहिए। चले, पराचा साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है मारिया, लेकिन एक छोटा सा सवाल वो ये है कि आप निगरान हुकूमत को बाइख्तियार तो करते जा रहे हैं, जाते हुए कर दिया, लेकिन वो जो एक स्टोरी हम सुन रहे हैं बिहाइंड द कैमरा या कहीं कहीं से उड़ती हुई हम लोगों को आ रही है खबर, वो ये है कि शायद इसलिए किया जा रहा है कि ये निगरान सेटअप 3 महीने के लिए नहीं आ रहा। तो क्या वाकई ये वजह हो सकती है बाइख्तियार बनाने की या ये तरमीम करने की कि शायद ये लंबा जा सकता है निगरान सेटअप, अगर तो आता है? पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। अब हम वो क्या ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो शायद हमारे कभी गुमान में भी ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल इसहाक डार साहब का निगरान वजीर आजम बनने का जो पॉसिबिलिटी भी है, मतलब जिस शेयर पॉसिबिलिटी वो बनते हैं नहीं बनते तो बड़ी दूर की बात है। क्या कभी किसी ने सोचा था, क्या कभी किसी की भी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन में आया था कि एक दिन बैठ के हम इस पे भी बात कर रहे होंगे? नहीं आया था। तो ये बहुत सारी अनहोनियां इस वक्त हो रही हैं। देखिए, कवानीन पास करना, लेजिस्लेशन करना, ये पार्लियामान का हक है। वो कल को अगर कोई ऐसा कानून भी पास कर लें जो अक्सरियत से वो मंजूर कर लें
तो कोई उनको रोक नहीं सकता कानूनी तौर पे। उसको अगर कोई चैलेंज करना भी चाहे, लेकिन पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी तो जी मोर और लेस वो फिर सेल थ्रू करती है। प्रॉब्लम है नियत का। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा वो पेमरा एक्ट आया, आप कानून पास कर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्या उसकी नीयत पे और उसके इंटेंट के ऊपर हम लोगों को कोई शक है? मुल्क की अपनी देखते हुए हिस्ट्री, ये जो बिल इलेक्शन एक्ट का पड़ा है जिसमें आप निगरान हुकूमत को मजीद एम्पावर्ड किया जा रहा है, ठीक है, ये पार्लियामान की मंशा है, जमहूरियत का यही हुस्न होता है, आपने जो लेजिस्लेशन करनी है करें, लेकिन उसकी नीयत और इंटेंट पीछे क्या है? क्या जमहूरियत को मजबूत करने के लिए? हरगिज नहीं। इसलिए कि भाई जो भी निगरान सेटअप आएगा उसमें जो भी एक वजीर आजम होगा, चूंकि इस वक्त इन 13 जमातों के नुमाइंदगान को वो सूट करता है कि उसके इख्तियारात ज्यादा हो, तो उस हक में इन्होंने कर ली लेजिस्लेशन। नंबर्स थे उनके पास, अगेन मैं कहूंगी कोई हर्ज नहीं, पर नियत में तो बड़ा खोट है। टेबल टर्न कर लें, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और वो कहते जी कि हमारी जमात में से कोई टर्म सेटअप में आएगा और उसके इख्तियारात हम बढ़ा रहे हैं, क्या शोर होता? क्या उसके लिए यहाँ पर एक बहस होती? क्या यहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट शुरू ना कर दी गई होती? क्या बहुत ज्यादा उसकी ऑपोजिशन ना की जाती? सो लेट्स बी वेरी फेयर कि पावर पॉलिटिक्स, चूंकि इक्तदार के ऊपर गिरफ्त अपनी मजबूत करनी है। आपने एक पार्टी को ऑलमोस्ट डिसमेंटल कर दिया, उनके जो चेयरमैन है टीवी पे नहीं आ सकते हैं, वो अपने केसेस सारे भुगत रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे कुछ नहीं पता, इसके बावजूद आपको पूरा नहीं पड़ रहा। आप कह रहे हैं जो ये 3 महीने का इंटरम सेटअप है, इसके ऊपर भी जो है अपनी गिरफ्त मजबूत कर लो। कहीं ना कहीं ये खदशा है कि अगर एक सेटअप ज्यादा बढ़ भी गया तो उस सूरत में भी हमारे पास कुछ ऐसे वजूहात होंगी कि हम इस पूरे इक्तिदार का हिस्सा रहेंगे। सो ये जमहूरियत का जनाजा है, हम सब अपने सामने सिस्टम को इम्प्लोड होते हुए, जमहूरियत को इंस्टीट्यूशन बाय इंस्टीट्यूशन क्रम्बल होते हुए देख रहे हैं। अब जिसने जो तौजी घड़नी है वो जी घड़ ले, उसकी अपनी मर्जी है। जिसको जस्टिफाई करना होगा नजरियाती तौर पे वो कर सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है, पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत जो है वो सिसक के मर रही है, और उसमें सबसे बड़ा हाथ खुद पॉलिटिकल क्लास का है, अक्रॉस द बोर्ड हर जमात का है, जिसने इसको बाय 1000 कट्स इस मकाम तक पहुंचाया है, और अब बस इसको अब दफन करना बाकी है। सो ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह करे कि इस जमहूरियत में और इस जमहूरियत के जो भी बिलीव करने वालों को कुछ अकल आए। पार्लियामेंट की तौहीन का बिल तो पेश कर दिया, लेकिन वो तौहीन के बारे में सबसे पहले अपनी खुद तो इज्जत करना सीखें, एक दूसरे की तो इज्जत करे पॉलिटिकल क्लास, फिर अपनी पार्लियामेंट की भी करा लेंगे ना। तो अपने हाथ से सब कुछ लिखा के आप दूसरों को पावर दे रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं पार्लियामेंट की हम इज्जत करें। वही स्टार्ट अपने घर से करें, अपनी इज्जत खुद करें, अपनी इज्जत खुद कराना शुरू करें, तो फिर बाकी लोग भी इज्जत करें। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं शाज़ेब इसी को कंटिन्यू थोड़ा सा आपके साथ करना चाहूँगी। जाहिर है कि बहुत सारी भी चीज़ें नहीं हुई हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑनेस्टली, कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, पीटीए चेयरमैन की नाअहली हो जाएगी, शायद वो सलाखों के पीछे होंगे, फिर ये जो अभी इख्तियारात वाला मामला है निगरान हुकूमत को, कैन यू लिंक दैट विद ऑल दीज थिंग्स कि नवाज शरीफ साहब ने अभी वापस आना है, चीफ जस्टिस साहब ने अभी सितंबर में घर जाना है, और अभी एक शख्स ने नाअहल होना है, तो क्या ये उस पैराए में सब कुछ हो रहा है कि बहुत सारे काम पड़े हुए हैं अभी? नहीं, देखिए, एक तो जॉइंट सेशन में लेजिस्लेशन हुई और अक्सरियत ने जो भी लेजिस्लेशन की, पाकिस्तान का आइन और कानून यही कहता है कि उसे सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये इंटेंट देखना चाहिए, ये लेजिस्लेशन हो रही क्यों है, उस पर 2 आरा पाई जाती है। एक तो ये कि जी ये कोई अपना बंदा लेके आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो मामला जो है शायद 4 से 5 महीने लंबा चला जाएगा, तो इनके पास पूरे इख्तियारात होंगे। एक अलबत्ता पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि आपने IMF के साथ मुआहिदा किया, आपने डिसीजंस लेने हैं, आपने रिफॉर्म्स करने हैं, और अगर 4 से 5 महीने एक ऐसा बेइख्तियार निगरान वज़ीर आज़म का काम जो है आइन और कानून के तहत, उन्होंने तो आके इंश्योर करवाना है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस और ECP ने वो करवाने हैं, इसके अलावा तो निगरान वज़ीर आज़म का कोई काम है ही नहीं, आइन और कानून जो हमें सिखाता है और समझाता है। लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए, और यही सवाल मैंने बार बार डार साहब से परसों जो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो डिसीजंस हमने लेने हैं। फॉर एग्जांपल एक PIA की एग्जांपल है कि या तो आपने जो भी EU की टीम आनी है उन्होंने आपकी इंस्पेक्शन करनी है, या तो आप उसको अभी अवेल कर लें, या फिर आपको वेटिंग लिस्ट पे 1 साल के लिए जाना पड़ेगा। क्या हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है या जो PIA है
वो इसको अफोर्ड कर सकती है। तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसे डिसीजंस, अब निगरान वजीर आजम जो है वो ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते, उनका इख्तियार ही नहीं है। तो इसीलिए ये समझते हैं जरूरी ये है कि उनको वजीर आजम को बाइख्तियार बनाया जाए। दूसरा देखें, जहां तक पार्लियामेंट की बेतौकीरी की बात है, तो वो हर जमात जो है अपने सियासी फायदे के लिए, हमने देखा है, हमारी 75 साल तारीख ये बताती है कि जब उन्हें सियासी गेन्स करने हो तो वो कभी नहीं कतराते पार्लियामान की बेतुकीरी से। हमें डस्का का याद है जब गर्दो गुबार के बादल छा गए, फिर हमें सादिक संजरानी की अक्सरियत में होते हुए याद है, देखी हमने की गवर्नमेंट थी, क्या वो पार्लियामान की बेतुकीरी नहीं थी? फिर जब अदम एतमाद आती है और आप एक जो खत लहरा के जो कहते हैं वो तो आज मेरे पास है ही नहीं, वो तो साइफत है, उसकी बेसिस पे आपने पार्लियामान को फारिग कर दिया, घर भिजवा दिया, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट उस पर डिसीजन आया। तो वो जो तहरीक इंसाफ कर रही थी, पार्लियामान की बेतौकीरी थी, लेकिन अपनी सियासी मकासद के लिए कर रही थी। और इस वक्त भी अगर ये सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो जाहिर बात है पार्लियामान की बेतौकीरी है, लेकिन सियासी मकासद के लिए तो किसी भी जमात को इससे बरी जिम्मा नहीं करार दिया जा सकता। कल भी ये सब कुछ हो रहा था, आज भी लेफ्ट राइट हमें यही नजर आ रहा है। तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। और देखें, जो प्रोजेक्ट पीटीआई या प्रोजेक्ट अबू कासिम, जिनका नाम हम नहीं ले सकते, वो तो 10 साल के लिए था। तो अगर 5 साल उन्हें मजीद देने थे तो ऑब्वियसली ये सब कुछ जो हो रहा है इसके डबल हो रहा होता। पाकिस्तान का आइन और कानून जिस तरह 16 से 18 तक बिल्डोज किया गया, बिल्कुल उसी तरह आज भी हो रहा होता। लेकिन आज चूंकि वो वजीर आजम नहीं है, कोई और किसी और के हाथ में इक़्तिदार आ गया है, तो वो वही करेंगे जो उन्हें सूट करता है। और यही हमारी 75 साल तारीख है। और ये दिस इज आयरनी, क्योंकि ये बड़ा अफसोस है बाय द वे इस बात पर कि हम ये देखिए, वोट बड़ा पर्सनल एक चीज़ होती है। जिससे भी आप चुने या वोट दें, हम वोट इसलिए देते हैं कि वो कोई चेंज लेकर आएगा, वो वाली तब्दीली नहीं जिसके हम ख्वाब देख रहे थे, वो हकीकी तब्दीली लेकर आएगा, कोई हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएगा। अभी भी ये जो उम्मीद है ये टूटी नहीं है। अभी भी लोगों को लगता है कि शायद जो भी आए पेट्रोल नीचे आ जाएगा, हमारे बच्चे शायद अच्छे स्कूल में पढ़ना शुरू कर देंगे, हम शायद अफोर्ड करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये है एक तरफ आवाम की सोच, जो दूसरी सोच है वो इंतहाई मुख्तलिफ है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो भी हुकूमत में मौजूद हैं लोग, उनका फोकस यहाँ तक आया ही नहीं है। तो हमें ये सोचने की बड़ी ज़रूरत है कि एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ दिस ईयर आपने वोट तो उन्हीं लोगों से लेना है। बहरहाल, लेकिन पीपल्स पार्टी क्यों नाराज फिर रही है, ये हम पराचा साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पराचा साहब, पीपल्स पार्टी क्यों नाराज फिर रही है नून लीग से? अगर तो इस नाराज़गी को महज इसहाक डार साहब जो खबरें आई हैं उसके तनाजुर में देखा जाए तो फिर मैं इसको नाराज़गी नहीं समझता, क्योंकि पीपल्स पार्टी और इसहाक डार साहब का ताल्लुक कभी भी एस्ट्रेंज बेड फेलोज़ का नहीं रहा। 2008 में जब कोalition गवर्नमेंट बनी थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पट्टियां बांध के इन्होंने ओथ लिए थे, तो उस वक्त डार साहब वज़ीर ख़जाना थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नीचे। और जब नून लीग कोalition से हट गई, पीपल्स पार्टी के अपने वज़ीर ख़जाना भी बने, हफीज़ शेख साहब भी बाद में आए, फिर भी डार साहब का एक बड़ा रोल था, वो उन्हीं की मशावरत से बजट बनता था। और आज भी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर डार साहब के जितने दोस्त हैं शायद उनकी अपनी पार्टी में भी नहीं हैं। तो मैं इस इम्प्रेशन को तो ज़ायल करता हूँ, मैं नहीं एक्सेप्ट करता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी को अगर गरज हो सकता है तो वो जो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है पंजाब में, बहुत सारे इलेक्टेबल्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल्स हर डिस्ट्रिक्ट के उधर इकट्ठे हो गए, तो शायद पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि पीटीआई जब टूटेगी या उसके बंदे अलहदा होंगे तो फिर वो जो एक तरह की बूटी है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी, वो नहीं आ सकी। नहीं तो फिर नाराज तो टेक्निकली पीपल्स पार्टी को किसी और से होना चाहिए था पराचा साहब। जी, पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि शायद जनूबी पंजाब में वो स्ट्रांग होल्ड दोबारा ले लेंगे, लेकिन वो सारे जाकर तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में चले गए। और पीपल्स पार्टी वाले बरमला
खुले अल्फाज में भी और दबे अल्फाज में भी कहते हैं, ये मैं किसी को कोट कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल जो प्लांट्स हैं, जो मसनूई पौधे हैं, वो कभी घने दरख्त या फलदार दरख्त नहीं बना करते। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ये टनल फार्मिंग का दौर है, ये ओपन फार्मिंग अब नहीं है। और टनल फार्मिंग में आप बेमौसमी सब्जियां भी उगा सकते हैं, आप बेमौसमी फल भी उगा सकते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारा मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, उस हवाले से मैं कह सकता हूं कि जो पंजाब में पीटीआई के टूटने से उनको था कि इन्फ्लुएंशियल इलेक्टेबल्स उनके पास आएंगे, सो फार ऐसा नहीं हो सका। तीसरी एक्सप्लेनेशन जो एक असेसमेंट दी जा सकती है, जाहिर है मैं किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, असेसमेंट तो ये भी बन सकती है कि ये दो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, इनका बिल्कुल आइडियालॉजी मुख्तलिफ है। वो टेररिज्म पे हो, वो टीटीपी के हवाले से हो, वो मजहब के हवाले से हो, वो सियासत के हवाले से हो, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ पार्टीज हैं। इनका कहीं भी कन्वर्जेंस नहीं है पॉलिटिकल आइडियालॉजी पे। एक कन्वर्जेंस बनती है कि हाँ, दोनों जो है वो कहती हैं कि पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। मसलन मिराज खालिद से लेकर जस्टिस नसरुल मुल्क तक सारे निगरान वजीर आज़म हमने देखे, कोई भी निगरान वजीर आज़म ट्रांसपेरेंट इलेक्शन न करवा सका। इस बार अगर ये सोच रहे हैं कि कोई यहाँ एक्टिव पॉलिटिशियन होना चाहिए, वो उसका असर होना चाहिए, उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो इसलिए इस बात पर तो इनकी कन्वर्जेंस है जो मैं समझता हूँ। बाकी मुख्तलिफ पार्टीज हैं, ये इनकी हर चीज मुख्तलिफ। प्राइवेटाइजेशन देख लें, पीपल्स पार्टी का भी प्राइवेटाइजेशन क्या है, वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे आ जाती है। मींस के इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इनकी सोच एक जैसी नहीं है। तो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, हालात ऐसे बने, इन्होंने पीटीआई चेयरमैन की हुकूमत निकालनी थी, पीटीआई के लिए स्पेस तंग करना थी, ताकि जो पीटीआई के इस 8-10 साल, जैसे अभी आदिल कह रहे थे कि एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में जो इनसे स्पेस छीनी गई थी, स्पेस उन्होंने ली, वो कैसे ट्रांसलेट होगी इंतखाबी कामयाबी में, ये अभी सफर बाकी है। अच्छा, ये जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना कि मैं आदिल से खैर ये सवाल करना चाहूंगी, आदिल पूछूंगी मैं आपसे, लेकिन मैं मारिया जी पहले आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि आदिल ने ज़ाहिर है कि डार साहब के साथ इंटरेक्शन किया है, पूरा इंटरव्यू किया है, तो ये सवाल तो मैं आदिल से करूंगी। लेकिन ये जो निगरान हुकूमत अगर आती है और फिर पीपल्स पार्टी के तरफ से ये मौक़िफ़ आना कि जनाब कोई टेक्नोक्रेट ना हो, कोई जज नहीं चाहिए, हमें कोई पैराशूटर्स नहीं चाहिए, और फिर सिर्फ वो नहीं कह रहे, JUI फे वाले भी यही बात कर रहे हैं कि सियासत को समझने वाला बंदा चाहिए। अब मुझे बताएं कि कोई ऐसा बड़ा कद वाला सियासतदान किसी ना किसी पार्टी से एफिलेटेड तो होगा, तो ये फिर अगर कोई ले भी आते हैं मुशावरत से कोई ऐसा कदावर बंदा शख्स, तो कैसे होगा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट? नहीं, वो दैट शिप हैज सेल्ड। इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी जो 2018 के अंदर जितने खदशात थे जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के, मोर और लेस अब वही सारा कुछ रेप्लिकेट हो रहा है। 2018 की हुकूमत को सिलेक्टेड कहने वाले अब किस मुंह से? 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं, जो पार्लियामेंट में होते रहेंगे, तो वो उन्हीं सर्कमस्टांसेस में मोर और लेस उसी तरह की तोड़ फोड़ और वैसे ही हालात के बाद ये हुकूमत आएगी। तो ठीक है, फिर अभी तसलसल है उसका, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से निजाम चोक हो रहा है, उसमें शायद यही तरीकेकार है आगे बढ़ने के लिए। मेरे लिए सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है कि इस मौके पे एक जमात से मुंसलिक सेनेटर का नाम आने की नौबत क्यों आई बतौर के, और ये नाम आया कहाँ से? नाम डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ साहब से आया। ये तो मुझे बड़ी नहीं, मैं लीक करने वाली वो तो मियां साहब से ही आया है, लेकिन लीक किसने किया? अच्छा, वो जो लीक वाली भी मैंने That's exactly what I wanted to ask, आदिल। तो लेकिन वो, और उसको रोका शहबाज शरीफ साहब ने है, ये भी मैं बावसूख जराए से, क्योंकि वो दोनों की इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन देखिए ना, आप इनकी सोच देखें कि अगर भरोसा है तो सिर्फ अपने घर के बंदे के ऊपर, भरोसा है तो अपने भाई पे, अपनी बेटी पे, अपने भांजे पे। अगर केयर टेकर सेटअप में नून लीग इतनी जरखेज जमात है, कितने बड़े बड़े कदावर लोग वहां पे सियासी तौर पे मौजूद हैं, लेकिन आपको लाना है तो साख्तार साहब ही आएंगे। दिस इज एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है PMLN की इमेज की, जिसको एक्सप्लॉइट किया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने, और जिसकी अवाम में पजीराई हुई कि ये एक फैमिली एंटरप्राइज की तरह चला है। तो आप क्या करते हैं कि जब निगरान सेटअप की बात आती है, तब भी आप अपनी फैमिली और अपने एसोसिएटेड लोगों से बाहर देखते नहीं है। तो जो आपने रीब्रांडिंग करनी है, जो नए वोटर को भी तब खींचना है, तो 1990s की अपनी ब्रांड
के साथ आप कैसे इलेक्शन में जाके एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नई नस्ल है वो आपकी तरफ खिंचेगी, आपकी तरफ माइल होगी, जब आपने कोई 1 रुपए की एफर्ट नहीं की उन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने की जिसके बेसिस पे आपके जो सियासी मुखालिफिन है, तहरीक इंसाफ जो है वो शोर करती है। लेकिन आपने कहा नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है हमें भरोसा चाहिए, और भरोसा सिर्फ जो है नहीं हमें लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, अपनी लैपटॉप अच्छी बात है, मैं कहती हूँ जो भी ऐसी स्कीम्स होती है मैं उसकी पजीराई करती हूँ कि भैया चलो किसी को फर्क पड़ रहा है उसके रोजगार पे, उसके खानदान पे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हालांकि कॉस्मेटिक मरीज है लेकिन ठीक है, फिर भी चले एक अच्छा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप घर से बाहर देखते ही नहीं है भाई, ठीक है फिर अब आपने ऐसी अपनी सियासत करनी है। तो डार साहब अगर बन जाते हैं वजीर आजम बहुत अच्छी बात है, हमने ये भी देख ले हम। और ये मैं बड़ी मजे की आपको बात बताऊं कि जितनी भी लेजिस्लेशन या कानून साजी आज तक पीएमएलएन ने की है, अल्लाह के फजलो करम से हमेशा उसके विक्टिम वो खुद बने हैं। और ये मैं सार्केज्म में बात कह रही हूँ। नैब का के ऊपर पीपल्स पार्टी ने हाथ जोड़ दिए 2010 में कि नैब को आप डिसमेंटल करें, बाद में माशाल्लाह उनकी पूरी क़यादत नैब के लॉ का ताब बनी। ये पीका लॉ, कौन कौन से इनके एक्टिविस्ट उठाए नहीं गए, अब ये जो मीडिया लॉ लेकर आ रहे हैं, आने थे इनको ऑपोजिशन के अंदर, बड़ी याद आएगी इन्हें हमारी। अभी तो लग रहा है इनको है कि अगले 10 साल यही है, 10 साल मंसूबा तो मुझे लगता है अब ये इन लोगों का है जो फैशिज्म का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको हटाकर ये जो जमहूरियत लेके आए हैं और जिसके 10 साल प्लान अब ये खुद बना के बैठे हैं, ये उसी गरूर के ऊपर बात हो रही है। लेकिन हुकूमत में आते हुए फिर ये काम होते हैं, ऑपोजिशन में आते हुए आप इसका ताब बनते हैं, फिर हम फिर Exactly, याद आ जाता मुझे है मरियम ब्रेक का कहा जा रहा है, एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि आप ऐसे कवानीन लेकर आते हैं जिसकी पीपल्स पार्टी ने आपको एक टाइम था कि नून लीग को कहा कि आए भाई नैब को ख़त्म करते हैं, इस पर बातचीत करते हैं, लेकिन नहीं किया गया। फिर हमने देखा कि नैब किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, फिर आप लोगों ने आके जो तरमीम की। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सबक सीखने वाली। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आदिल, आपने इंटरव्यू किया था डार साहब का और आपने ये उनसे पूछा था कि उनका नाम सामने आना, ज़ाहिर है कि आपने ये कोट किया था कि वो ज़ाहिर है कि मईशत को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं। मुझे ये बताएं कि इसहाक डार साहब का नाम लीक होना, एक तो पर्सपेक्टिव ये है कि चले हो गया ना, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि रुकवाने के लिए हुआ। आपका इस पे क्या तज्जिया है? क्योंकि इससे पहले चंद सहाफ़ियों के नाम भी आए थे, लेकिन उनकी भी दाल नहीं गली। इस पर आने से पहले थोड़ा सा जो राजा साहब कह रहे थे पीपल्स पार्टी वाला मामला, मैं उनकी बात सेकंड करूंगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त नाराज है, वो ज्यादा खुश नहीं है, और देखिए उसकी कई वजूहात है। एक तो तरीके इस्तेकाम पार्टी बनने की इंतजार है और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई, तो और उससे मौलाना साहब को भी मसला है, वो जो पार्टी वहां पे बनी, क्योंकि इनका सारे लोग जो है छोड़कर केपी में उनकी मौलाना के पास चले जाएंगे, और पंजाब में, साउथ पंजाब में वो पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बहुत सारे रहनुमा पिछले 4-5 महीनों में पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और जो बलूचिस्तान है जो वो भी पीपल्स पार्टी उनकी साहब से बात तकरीबन फाइनल हो चुकी थी, लेकिन अब इत्तलाह ये है कि वो नहीं ज्वाइन कर रहे पीपल्स पार्टी, उन्होंने माजरत कर ली है और लोग आवामी पार्टी के पीपल्स पार्टी कर चुके हैं, वो भी शायद खिसकने की, लेफ्ट राइट जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल शायद पीपल्स पार्टी के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। अभी तक तो बिलावल भुट्टो जरदारी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पिच किया जा रहा था हफ्ते 10 दिन पहले तक, लेकिन आपने देखा होगा कि उस चीज में थोड़ा सा अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज कम होती जा रही है, और शायद पीपल्स पार्टी को रियलाइजेशन है कि अगर मामला इसी तरह चलते रहे तो शायद सिंध में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बनाने की तैयारियां हो रही है, वो कहीं ना हो जाए। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी मैं आपके साथ मैं शेयर कर लूं। दूसरा जो डार साहब वाला मामला है, देखिए उसमें मैं अभी ये बता रहा हूँ, उसके डार साहब के प्राइम मिनिस्टर के मेरिट डिमेरिट साथ पे करते, मेरे ख्याल में किसी भी डिसीजन से अगर शफाफ इंतखाबात पर उंगली उठती है तो उसको हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूँ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव कि डार साहब अभी भी उनके नाम को जो है आप बैकअप नहीं कर सकते, उनके अभी भी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के चांसेस मौजूद है।
अच्छा। मैं खुलकर बोलता हूं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोमिसेस होते हैं और रिकॉर्ड चीजें होती है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन अब इससे हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, वो भी एक अलग बहस है। लेकिन उनका नाम जो था, देखिए मेरा इंटरव्यू उनके साथ पहले से चल रहा था, उसी तरह एक स्टोरी चाहती है। तो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एंकर पर्सन, मेरा तो काम यही है कि मैं शुरू ही उससे करूँ। ये एक इंटरव्यू चल रहा है और ये स्टोरी आ रही है, क्या आप कैंडिडेट हैं? तो डार साहब ने डिनाई नहीं किया, उन्होंने तस्दीक की, लेकिन उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। फिर इंटरव्यू के बाद मैंने मजीद सोर्सेज से बात की, लेफ्ट राइट स्टेक होल्डर जो डिफरेंट जो के डिसीजन मेकिंग में है के बाद जिसका होता है, इनकी से होती है कि टेकर प्राइम मिनिस्टर माने में, वहां से भी सिग्नल वैसे मिले कि वहां से भी तस्दीक नहीं हुई। 2-3 दिन गुजर चुके हैं, खाजा साहब ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद से खाजा साहब ने बोले, पीपल्स पार्टी की शहरी जमात कि ये फेक न्यूज है। कल आसमा शिराजी के शो में बैठे हुए वो कह रहे थे हमारे दरवाजे किसी भी नाम बंद नहीं हुए। कल पीपल्स पार्टी ने शो आया जॉइंट सेशन में कि ये कानून साजी हम नहीं देंगे। आज वही पीपल्स पार्टी मान चुकी है, वो कानून साजी हो चुकी है। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, मैं जो रहूंगा मेरिट पे बात भी करें, आई वोंट बी सरप्राइज कि अब सब कुछ के बावजूद निगरान प्राइम मिनिस्टर बन जाए। चलिए, ये आदिल ने आदिल ने मारिया ये बड़ा पॉइंट उठाया है कि इस सब के बावजूद भी देयर आर स्टिल चांसेस कि डार साहब जो हैं वो निगरान प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। अगर हो भी जाते हैं, माय क्वेश्चन इज देयर, वो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नून लीग के वजीर खजाना हैं, तो मुझे बताएं ये कैसे काबिल कबूल होगा JUI फेक हो या पीपल्स पार्टी को या XYZ को जो ख्वाहिशमंद हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के। इस वक्त मेरा ख्याल है इन तमाम जमातों का जो फ्यूचर है, इनकी जो बका है, वो एक साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे डूबेंगे, इकट्ठे तैरेंगे सिचुएशन के अंदर है। सो ये जो सारे आप शोर देख रहे हैं या डिस्प्लेजर देख रहे हैं, इस वक्त हर कोई पूरे केक के हिस्से में से अपना अपना जो पाए का हिस्सा है उसको सिक्योर करने के लिए ये सब काम कर रहा है। एक बात तो तय है जो असूली तौर पे और नजरियाती तौर पे इनकी एग्रीमेंट है कि चलाना तो इन्होंने ही है इकट्ठे मिलके इस पूरे इत्तेहाद को। इसमें सिर्फ ये होगा कि पूरी डील में से सब निगोशिएट बेहतर कौन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मौलाना फजल रहमान साहब का मुझे गुस्सा था कि दुबई में मुझे नहीं बुलाया। जब मैंने थोड़ा सा पूछा खैबर पख्तूनख्वा के रिपोर्टर से कि ये क्या मामला है, तो उनको कहना था कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो अपनी मर्जी के कुछ तैनाती मौलाना साहब चाह रहे थे जो KP में नहीं हो पा रही थी, तो गालिबन उस वजह से भी जो है फिर ये इख्तलाफात ज्यादा मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। तो ये हर चीज को लिटरली नहीं लेते, बैकड्रॉप के अंदर कुछ और अहम मुतालबात, कुछ और अहम चीजें मनमानी होती हैं और सामने कुछ और इशू को रखा जाता है। तो मोर और लेस डार साहब का भी यही है। डार साहब के होने से एटलीस्ट एक चीज की जो गारंटी समझते हैं ये हुकूमत इत्तेहाद है, वो ये है कि इलेक्शन करवाने या ना करवाने का इख्तियार उनके पास आ जाएगा। इसलिए वो ये इस पे इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई और शख्स किसी फॉर एग्जांपल राजा रियाज साहब की लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं कि वो लिस्ट आएगी तो वो कहाँ से आएगी, और उसमें से कोई अगर PM चुन लिया जाता है केयर टेकर तो वो एक अलग बात होगी। तो डार साहब की होने की गारंटी ही होगी कि इलेक्शन के आगे जो मामला है उसको सबोटाज ना किया जाए, ये उनका ख्याल है, ये जो ये बात करते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन पराचा साहब बड़े खामोश बैठे हुए हैं। पराचा साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब मैं वापस आती हूँ तो आपसे कुछ खबरें डिस्कस करते हैं कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है एक ब्रेक के बाद। पराचा साहब, दो छोटे से सवाल है। पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि वफाकी काबीना ने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी है, ये क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा ये कि चले जब निगरान सेटअप आएगा तो देखेंगे, लेकिन इलेक्शन हो रहे हैं। आई थिंक ये दूसरा सवाल मैं पहले जवाब दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज। 90 डेज आइन में लिखा है, क्या पंजाब असेंबली के इलेक्शन हुए 90 डेज में? फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को अपना डिसीजन दिया कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। क्या इलेक्शन हुए? यानी एक तो आइनी प्रोविजन थी प्लस सुप्रीम कोर्ट का
ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट मशवरा नहीं देती, ऑर्डर देती है। वी क्रॉस दैट स्टेज और कुछ भी नहीं हुआ। आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ, आपके दोनों दीगर गेस्ट भी बैठे हुए हैं, पूरा मुल्क को जितना आपको देख रहा है सब सुन रहे हैं। तो इसलिए इट विल बी नाइव फॉर मी टू से कि हाँ इलेक्शन हो जाएंगे। अगर अभी इसी साल का एक्सपीरियंस मेरा मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं खामखा ऐसे ही छोड़ दूं कि नहीं इलेक्शन होंगे। और जिस तरह से ये अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होने वाला है, उसमें मर्दमशुमारी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है उस एजेंडे में, और उसके बाद डिलिमिटेशन भी होनी है। तो फिर तो कह सकते हैं ना लोग कि पंजाब की 6 कम हो रही हैं, या बलूचिस्तान की 6 बढ़ रही हैं, या सिंध की 6 बढ़ रही हैं, फाटा जो पुराना फाटा था उसकी 6 पहले कम हो चुकी हैं। तो ये सारी होने है ना सारा कुछ। तो क्या ये सारा कुछ फिर 3 महीने में होगा? अगर जो इंटेंट की बात मारिया जी कर रही थी, इंटेंट होता तो ये सारा कुछ हो चुका होता। तो अभी तक तो नहीं हुआ। अब दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा ख्याल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करने जा रहे हैं ये तो जब कुछ होगा तो मैं उस वक्त कुछ कह सकूंगा। लेकिन जो 9 मई की कार्रवाइयां होनी है वो 2 लॉज के अंडर होनी थी। एक तो था मिलिट्री एक्ट 1952 और दूसरा यही एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसके तहत कार्रवाइयां होनी है। और जो आरडीओज आई मिनिस्टर्स की या उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की, वो सारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में आती हैं। वो कार्रवाई कहाँ तक बढ़ रही है, जो 100 से ज्यादा लोगों को इम्प्लीकेट किया हुआ है, उसका रिजल्ट कब आना है, ये सारा कुछ अभी तक सीक्रेट है। अच्छा, मैं और आप बात करेंगे तो वो माजरत के साथ पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी आप देख रहे हैं करीब करीब? ये सारा कुछ क्या हो रहा है? और अभी तो यही बात हो रही थी ना कि ये इत्तेहादी इस वजह से इत्तेहादी हैं, इकट्ठे हैं कि इनको एक कॉमन एनिमी नजर आ रहा है आगे। इमेजिन जिस दिन वो इरेलेवेंट हो गए तो फिर क्या ये इकट्ठे बैठ सकेंगे? गिरफ्तार तो करना है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। कब करना है? ये जिन्होंने गिरफ्तार करना है उनके ब्लूप्रिंट में, उनकी टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं ये जरूर होगा। एग्जैक्टली यानी ये एक जिक्सॉ जैसा जोड़ रही हैं चीज़ें। बहरहाल बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। मारिया आपका भी बहुत शुक्रिया, शौकत राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आदिल थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यही मसला है कि हो बहुत कुछ रहा है मगर आवाम के लिए नहीं, अपने मुफादात के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।